एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। तो आज हम देखेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छे आप इसमें एग्जाम्पल्स देखोगे और बहुत इजीली आपको समझ में आने वाला है। तो पूरा वीडियो देखना, ध्यान से देखना, इस पे बेस्ड आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो डोंट स्किप एनी स्लाइड ऑफ द वीडियो। ठीक है, कोई भी स्लाइड को स्किप मत करना। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन शुरू करें उससे पहले एक बार समझ लो, फिर से रिवाइज कर लो, रिकॉल कर लो कि फर्स्ट लॉ क्या था। न्यूटन का फर्स्ट लॉ था कि यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो तब तक मोशन में नहीं आएगा जब तक कि कोई फोर्स उसके ऊपर न अप्लाई किया जाए। ठीक है, इसी तरह यदि कोई मोशन में है वो तब तक रेस्ट में नहीं आएगा जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया जाए। ये तो हमारा था लॉ ऑफ इनर्शिया और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सेकंड क्या था? सेकंड लॉ क्या था हमारा कि जो एक्सिलरेशन होता है बॉडी का, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो एक्सिलरेशन है वो किस पर डिपेंड होता है? वो डिपेंड होता है मास पर डिपेंड करता है और फोर्स पर। ठीक है, एक्सिलरेशन हमेशा जो फोर्स है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मीन्स एक्सिलरेशन तब ज़्यादा होगा जब फोर्स ज़्यादा होगा। एक्सिलरेशन कब कम होगा? जब फोर्स कम होगा। तो फोर्स पे डिपेंड करता है। और एक्सिलरेशन कब ज़्यादा होगा? जब मास कम होगा बॉडी का। और एक्सिलरेशन कब कम होगा? जब मास ज़्यादा होगा। तो ये हमने पढ़ा था F = m × a और a = हम कह सकते हैं F/a। मीन्स फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सिलरेशन, ये m है, और जो मास है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये हमने देखा था फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में और सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में। फर्स्ट लॉ में देखा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे तब तक रहेगा जब तक कि उस पर कोई फोर्स ना अप्लाई किया जाए, और मोशन में तब तक रहेगा जब तक उस पर कोई फोर्स अप्लाई ना किया जाए, तब वो रेस्ट में आ सकता है। ठीक है, यानी कि स्टेट चेंज करने के लिए फोर्स जरूरी है। सेकेंड लॉ में हम देखा कि फोर्स = होता है मास × एक्सिलरेशन के, और जिसमें जो एक्सिलरेशन है वो डिपेंड करता है फोर्स पर डायरेक्टली और मास पर इन्वर्सली। मीन्स यदि फोर्स ज़्यादा है एक्सिलरेशन भी ज़्यादा है, फोर्स कम है तो एक्सिलरेशन कम है, मास ज़्यादा है, मास कम है तो एक्सिलरेशन ज़्यादा है, और मास ज़्यादा है तो एक्सिलरेशन कम है। समझ में आ रही है बात? क्योंकि देखो किसी बॉडी का मास ज़्यादा होगा तो वो हैवी हो जाएगी, तो एक्सिलरेशन उसमें कम होगा, और मास कम होगा तो हल्की बॉडी में आप जब फोर्स थोड़ा भी लगाओगे तो वो ज़्यादा अच्छे से एक्सिलरेट कर पाएगी। क्लियर हुआ? गुड। अब हम देखेंगे थर्ड लॉ क्या है। थर्ड लॉ में कहा जाता है फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कोई भी एक्शन होगा, कोई भी एक्शन होगा, उसके अपोजिट में क्या होगा? एक इक्वल रिएक्शन होगा, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होगा। मीन्स यदि ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इस पर ये एक बॉय है, इसने फोर्स लगाया, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट भी बॉय पर फोर्स लगाएगा। ये है हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन कि कोई भी ऑब्जेक्ट पर यदि फोर्स लगाया जाएगा तो वो ऑब्जेक्ट भी पलटकर फोर्स लगाएगा। ये हमारा है कि कोई भी एक एक्शन, इसने क्या किया? बॉय ने एक्शन किया ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाकर, तो ऑब्जेक्ट ने क्या किया? रिएक्शन किया। पर वो रिएक्शन कैसा था? इक्वल एंड अपोजिट। इक्वल तो है मैग्नीट्यूड में, लेकिन डायरेक्शन आप देख रहे हो अपोजिट है। क्लियर? समझ में आ गया ना? तो फॉर एवरी रिएक्शन, कोई भी एक्शन होगा उसके उसका जो रिएक्शन होगा, किसी भी एक्शन का जो रिएक्शन होगा वो किस फॉर्म में होगा? इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है, यानी किसी बॉडी पर फोर्स लगेगा तो वो बॉडी भी पहली बॉडी पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगी। अब देखो, हम कहते हैं हम वॉक करते हैं, तो क्या हम वॉक इजीली करते हैं? यस, इजीली करते हैं आप कहोगे, पर हम कैसे करते हैं उसको आप शायद केवल जो बच्चे साइंस पढ़ते हैं थोड़ा समझ सकते हैं। बाकी सब लोग तो सिंपली समझते हैं कि ठीक है हम वॉक कर रहे हैं, उन्हें नहीं पता कि एक्चुअली क्या फिनोमेना चल रहा है वहाँ पर। तो देखो होता क्या है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये एक बॉय है जो ये चल रहा है, आगे ग्राउंड में चल रहा है, और ये चलते समय ग्राउंड पर इस तरह से फोर्स लगा रहा है। देख रहे हो ना, इसका जो ये पैर है ये यहाँ पर फोर्स लगा रहा है। ठीक, आप जब चलते हो तो आप पीछे की तरफ फोर्स लगाते हो। ये किधर लग रहा है फोर्स? किस डायरेक्शन में लग रहा है? बैक साइड में, पीछे की तरफ फोर्स लग रहा है। कहाँ पर लग रहा है? ग्राउंड पर। ये ग्राउंड है,
ग्राउंड पर फोर्स लग रहा है पीछे की तरफ, और ग्राउंड क्या कर रहा है इसके रिएक्शन में, ग्राउंड रिएक्शन कर रहा है। कैसे रिएक्शन कर रहा है, ये आपको आगे की ओर धकेल रहा है। ठीक है, आप ग्राउंड पर पीछे धक्का दे रहे हो, ग्राउंड आपको आगे की ओर धकेल रहा है और आप चल पा रहे हो। आप तो सोच रहे हो मैं खुद से चल रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है, आप ग्राउंड को पीछे पुश करते हो। आपका जो पैर है, जब आप चलते हो तो आपके पैर पीछे ग्राउंड को पुश करते हैं और ग्राउंड आपको आगे पुश करता है। ठीक है, तो जो आप पीछे पुश करते हो, पहले कौन कर रहा है, आप कर रहे हो, इसलिए इसको हमने क्या कहा, इसको हमने कहा एक्शन। ठीक है, ग्राउंड ने क्या किया, उसके रिएक्शन में फोर्स लगाया, तो हमने इसको क्या बोला, रिएक्शन। ठीक है, पहले क्या हुआ, एक्शन हुआ, फिर एक रिएक्शन हुआ। लेकिन जो एक्शन है मीन्स जो आपने फोर्स लगाया ग्राउंड पर और जो ग्राउंड ने रिएक्शन किया और आप पर फोर्स लगाया, वो क्या है, इक्वल है एंड अपोजिट इन डायरेक्शन है। ठीक है ना, अपोजिट इन डायरेक्शन। क्यों अपोजिट क्यों कहा इसको, इक्वल है मैग्नीट्यूड में। इक्वल किस में, मैग्नीट्यूड में। जितना फोर्स आप लगाओगे उतना ही फोर्स ग्राउंड ने आप पर लगाया, ये तो हो गया मैग्नीट्यूड। अब देखो, आप लगा रहे हो पीछे की साइड, आप लगा रहे हो बैकवर्ड। ठीक है, आपका जो फोर्स है ग्राउंड पर वो बैकवर्ड डायरेक्शन में है, और जो ग्राउंड रिएक्शन कर रहे हैं वो किस डायरेक्शन में है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो इसको हमने क्या बोला, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये न्यूटन के थर्ड लॉ के ऊपर बेस्ड है। न्यूटन का जो थर्ड लॉ कहता है वो कहता है फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो हमने फोर्स लगाया ग्राउंड पर और ग्राउंड ने भी हमें इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन दिया और हम चल पाए। समझ में आया, ये एग्जाम्पल समझ में आया। तो इसमें एक चीज़ देखिए आपने कि दो ऑब्जेक्ट फोर्स लगाते हैं, एक ही ऑब्जेक्ट पर फोर्स नहीं लगता है, दो ऑब्जेक्ट फोर्स लगा रहे हैं, टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स फोर्स लगाते हैं। देखो, एक आपके पैर ने या आप कह सकते हो ग्राउंड पर लगाया और ग्राउंड ने आप पर लगाया, मीन्स एक ऑब्जेक्ट हो गया आप, एक हो गया ग्राउंड। तो दो ऑब्जेक्ट ने टू डिफरेंट डायरेक्शन में फोर्स लगाया। ठीक है, यानी कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स और टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स कह सकते हो, टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स फोर्स लगाते हैं। ठीक है ना, अप्लाई फोर्स इन टू डिफरेंट डायरेक्शन, टू डिफरेंट डायरेक्शंस। तो ये समझ में आना बहुत ज़रूरी है आपको, क्योंकि जो MCQs आते हैं उसमें कई बार बच्चे मिस कर देते हैं ये चीज़ें। ठीक है, तो कैसे दो, इसमें समझ लो, दो ऑब्जेक्ट क्या होगा, एक ही आप खुद हो गए जो आप ग्राउंड पर पुश कर रहे हो पीछे अपनी लेग से, दूसरा ऑब्जेक्ट क्या हो गया, ग्राउंड हो गया। तो टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, अप्लाई फोर्स इन टू डिफरेंट डायरेक्शन मीन्स आप पुश कर रहे हो ग्राउंड को बैकवर्ड, तो ये डायरेक्शन हो गई बैकवर्ड, ग्राउंड पुश कर रहे हैं आपको फॉरवर्ड, तो ये डायरेक्शन हो गई फॉरवर्ड। तो टू डिफरेंट डायरेक्शंस में। तो आप जितने भी एग्जाम्पल देखोगे अभी न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के, आप यही देखोगे कि हर एक्शन में एक रिएक्शन होगा। कैसा रिएक्शन होगा, इक्वल एंड अपोजिट होगा। और ये भी देखोगे कि वहाँ पर दो ऑब्जेक्ट होंगे हमेशा और दो डिफरेंट डायरेक्शंस में फोर्स लगेगा। ठीक है, अब देखो ये दूसरे एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये एक पर्सन है, आप देख रहे हो, और ये अपना को यहाँ पर जंप करना चाह रहा है। ठीक है, तो होता क्या है, जब आप सपोज जंप कर रहे हो, आप बोट में हो और आपने बोट से जंप करके यहाँ आना चाहा, तो आप क्या करोगे, आप एक फोर्स पीछे लगाओगे। आपने क्या किया, बोट को पुश किया, इस पर्सन ने क्या किया, बोट को पुश किया। तो ये जो हुआ, ये तो हुआ एक्शन। ठीक है, जो इसने अपने पीछे पुश किया बोट को, और बोट ने क्या किया, फिर इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन किया। बोट ने क्या किया, इस पर एक रिएक्शन फोर्स किया जिसकी वजह से ये आगे जंप कर पाएगा। समझ में आ रहा है। देखो, इसने क्या किया, अपने पैर से फोर्स लगाया बोट पर, तो बोट क्या होगा, थोड़ा पीछे जाएगी, बोट क्या होगा, पीछे शिफ्ट होगी, बैकवर्ड पोजीशन में जाएगी। और साथ ही क्या करेगी, क्योंकि बोट पे एक एक्शन हुआ है, एक फोर्स लगा है, तो बोट भी क्या होगा, एक रिएक्शन फोर्स लगाएगी। किस पर लगाएगी, पर्सन पर, और जिसकी वजह से क्या होगा, या जो इसको जंप करने में मदद करेगा और ये यहाँ पर जंप कर पाएगा। आ रहा है समझ में, क्लियर हुआ। तो जब एक फोर्स, जब भी कोई एक्शन फोर्स लगेगा उसके अपोजिट रिएक्शन फोर्स लगेगा। यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें कई बार बच्चे कंफ्यूज करते हैं। वो पर्सन के जंप करने को एक्शन बोल देते हैं और बोट के पीछे जाने को रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ पर हो क्या रहा है, जब ये पर्सन बोट से कूदना चाहता है तो ये क्या करता है, ये पीछे
आप खुद से इमेजिन करो कि आप एक बोर्ड से जंप कर रहे हो, तो जंप करने के लिए क्या आप ऐसे जंप कर जाओगे? नहीं कर पाओगे ना, आप पीछे थोड़ा सा पुश करोगे। डेफिनेटली आप अभी इमेजिन करोगे यदि, तो आप पीछे पुश कर रहे हो, और जब पीछे आप पुश कर रहे हो तो उसी फोर्स से बोट आपको क्या करेगी? आगे पुश करेगी, और जब बोट ने आगे पुश किया आप यहाँ पर जंप कर पाओगे। क्लियर? तो इस तरह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, ध्यान से समझ लो इसको। तो यहाँ भी हमने क्या देखा कि जो एक्शन फोर्स है उसके अपोजिट एंड इक्वल एक रिएक्शन फोर्स हमने देखा। एक बार फिर से इसको समझ लो अच्छे से कि देखो, जो फोर्स मैन ने बोट पर लगाया वो क्या है? एक्शन है। तो एक्शन क्या है यहाँ पर? जो फोर्स मैन ने बोट पर लगाया, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, किस डायरेक्शन में लगाया? इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बहुत ध्यान रखना है आपको, किस डायरेक्शन में लगाया? बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाया है किसने? मैन ने। किस पर लगाया? बोट पर। ठीक है ना, आप ऐसे भी लिख सकते हो, मैन ने लगाया फोर्स किस पर? बोट पर। ठीक है, और किस डायरेक्शन में? बैकवर्ड डायरेक्शन में। उधर रिएक्शन क्या हुआ? क्योंकि अब जब मैन ने तो अपना काम किया, उसने तो एक्शन किया, बोट को पीछे पुश किया, इसको पीछे पुश किया फोर्स लगा करके, तो बोट ने क्या किया? रिएक्शन किया, और बोट ने भी एक इक्वल फोर्स लगाया। तो बोट ने किस पर फोर्स लगाया? मैन पर लगाया। ठीक है, बोट ने किस पर फोर्स लगाया? मैन पर लगाया, और उसकी वजह से मैन कहाँ पर जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो हमने देखा, जो हमने पढ़ा कि दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट दो डिफरेंट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं। तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट हो गया मैन, एक हो गया बोट, एक डायरेक्शन हो गई बैकवर्ड और एक डायरेक्शन हो गई आपकी फॉरवर्ड। तो अब बोट ने मैन पर, यहाँ पर रिएक्शन क्या है? बोट ने फोर्स लगाया। रिएक्शन क्या है? बोट ने फोर्स लगाया किस पर? मैन पर। किस डायरेक्शन में? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो ये आपको ध्यान रखना है। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आएगा, आपसे पूछा जाएगा, तो आप आसानी से आंसर कर सकते हो जब आप अच्छे से समझ लोगे, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। अब देखो, रॉकेट्स कैसे मूव करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि रॉकेट्स कैसे मूव करते हैं। ये सिंपली आप ये समझ लो, सपोज एक बैलून है। ठीक है, ये एक बैलून है, राइट, और इस बैलून में आपने क्या किया है? हवा भरी है। तो जो आपने इस बैलून में हवा भरी है, इसके अंदर एयर है। अब आपने यहाँ पे इसको टाई नहीं किया है, तो ये खुला हुआ है यहाँ से। तो क्या होगा जब यहाँ से ये खुला है? मैं इसको हटा देती हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा। तो क्या होगा? बलून ने क्या किया? एयर पे प्रेशर लगाया। बलून ने क्या किया? एयर पे प्रेशर लगाया। तो जब बलून एयर पर प्रेशर लगाएगा तो क्या होगा? ये एयर बाहर आ जाएगी सारी। एयर क्या हुआ? बाहर आ गई। और जब एयर बाहर आई तो क्या होगा? बलून ऊपर उड़ने लगेगा। बहुत ऊपर तो नहीं जाएगा क्योंकि इस हवा में इतना प्रेशर नहीं है कि बैलून ऊपर जा पाए बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी ये एकदम से नीचे नहीं आएगा, थोड़ा ऊपर हवा में तैरता हुआ दिखेगा। तो तैरता हुआ दिखने का कारण क्या है? क्योंकि जो बैलून ने, जो एयर ने फोर्स लगाया ऊपर, उसकी वजह से वो तैर रहा है। तो यहाँ पर कौन सा एक्शन फोर्स है ये समझना आपको बहुत ज़रूरी है कि कौन सा एक्शन फोर्स है, कौन सा रिएक्शन फोर्स है। तो एक्शन फोर्स तो है आपका जो आपके बलून ने एयर पर लगाया, ये कौन सा फोर्स है? एक्शन फोर्स है। ये जितना लग रहा है ये एक्शन फोर्स है, और जो एयर ने फिर बैलून पर लगाया ये रिएक्शन फोर्स है। ठीक है, तो ये एक्शन फोर्स हुआ तो एयर बाहर आ गई, एयर कहाँ गई? बाहर आ गई। फिर रिएक्शन फोर्स हुआ तो बैलून ऊपर तैरने लगा। वही चीज़ है यहाँ पर देखोगे आप रॉकेट में। तो अब देखो रॉकेट किस तरह मूव करता है। रॉकेट में क्या होता है? रॉकेट का जो इंजन होता है उसमें क्या होता है? फ्यूल होता है और ऑक्सीडाइज़र होता है। ठीक है, फ्यूल होता है और एक होता है ऑक्सीडाइज़र। ठीक है, ऑक्सीडाइज़र क्या करता है? ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। तो जब फ्यूल ऑक्सीजन के साथ में क्या होता है? कंबशन होता है इसका। ठीक है, तो जब कंबशन रिएक्शन होगी तो यहाँ पर क्या होगा? फ्यूल बर्न होगा। फ्यूल बर्न होता है, फिर क्या होता है? ये सारा एग्जॉस्ट जो गैसेस हैं ये बाहर आती हैं, हॉट गैसेस बाहर आ जाती हैं नोज़ल से। तो जब ये नोज़ल से गैसेस बाहर आ रही हैं तो बहुत फोर्स से बाहर आती हैं। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है? जो फोर्स से बाहर आ रही है ये क्या है? ये है एक्शन। ठीक है, अब ये जब गैसेस बाहर आ रही है तो ये गैसेस भी एक फोर्स लगाती हैं रॉकेट पर रिएक्शन में, राइट। ये क्या है आपका? रिएक्शन जो किसने लगाया है? इन गैसेस ने लगाया है। तो गैसेस लगाती हैं
एक रिएक्शन फोर्स रॉकेट के ऊपर और रॉकेट मूव करता है। क्लियर हुआ, समझ में आया? देखो जो रॉकेट का जो इंजन है उसमें क्या होता है, फ्यूल होता है और एक ऑक्सीडाइज़र होता है। ऑक्सीडाइज़र ऑक्सीजन देता है, कोई भी फ्यूल बर्न होने के लिए ऑक्सीजन चाहिए ना, तो वो ऑक्सीडाइज़र देता है। तो जब फ्यूल बर्न होता है, भाई किसी भी इंजन को चलाने के लिए हमें फ्यूल को बर्न करना है, तो फ्यूल जब बर्न होगा, कंबशन रिएक्शन हुई तो कुछ गैसेस प्रोड्यूस हुई। वो गैसेस क्या हुई, इस नोज़ल के थ्रू बाहर आती हैं। जब गैसेस नोज़ल के थ्रू बाहर आती हैं तो बहुत प्रेशर के साथ आती हैं, बहुत फोर्स के साथ आती हैं। तो जब फोर्स के साथ में गैसेस बाहर आती हैं तो यही गैसेस फिर रॉकेट पर एक फोर्स लगाती हैं और जिसकी वजह से रॉकेट ऊपर मूव करता है। तो ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपके जो रीजनिंग क्वेश्चंस हैं, आपको इनके रीजंस समझ में आना है। तो न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से क्या हो रहा है, यहाँ पर हर एक्शन का एक अपोजिट रिएक्शन हो रहा है। जो हमने देखा कि एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो यहाँ भी क्या है, एक्शन क्या है, हॉट गैसेस जो बाहर आ रही हैं, जो रॉकेट के नोजल से बाहर आ रही हैं हॉट गैसेस, ये तो है एक्शन। ये प्रेशर से आ रही हैं तो ये एक फोर्स से आ रही हैं, ये एक्शन हुआ। तो ये उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा है, जो कि हमने कहा रिएक्शन वो कौन कर रहा है, गैसेस लगा रही हैं। किस पर लगा रही हैं, रॉकेट पर लगा रही हैं और रॉकेट मूव कर जाता है। तो ये समझ में आना ज़रूरी है कि किस वजह से ये इस तरह से हो रहा है। तो अब हम देखते हैं कि बेसिकली क्या कहता है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को आप डिफाइन कर सकते हो दैट न्यूटन्स थर्ड लॉ स्टेट्स दैट व्हेन टू बॉडीज इंटरेक्ट, ठीक है, जब भी दो बॉडीज इंटरेक्ट करेंगी तो क्या होगा, दे अप्लाई फोर्सेस टू वन अनदर, एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करेंगी। ठीक है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट जब इंटरेक्ट करेंगे तो एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करेंगे एंड दीज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ये फोर्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड में एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। जो हमने देखा कि एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट। तो वही है यहाँ पर कि जब भी दो बॉडीज़ का इंटरेक्शन होगा, दो बॉडीज़ फोर्स लगाएंगे एक दूसरे के ऊपर, तो वो इक्वल होगा और अपोजिट होगा। एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज द थर्ड लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। इसको हम लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन भी कहते हैं, जिसको हमने कई एग्जाम्पल्स में देखा अभी। अब एक एग्जाम्पल आप ये देख सकते हो, इसको बहुत ये भी इम्पॉर्टेंट है, व्हाट इज़ द रिकॉइलिंग ऑफ गन। यह गन रिकॉइल क्यों करती है, क्या होता है गन का रिकॉइल होना, तो ये समझना ज़रूरी है। देखो जब भी गन चलती है और बुलेट बाहर आती है, ठीक है, तो जब आपने गन चलाई और बुलेट बाहर आई सपोज, तो ये क्या हुआ, बुलेट बहुत तेज़ स्पीड से बाहर आती है, ठीक है, बहुत ही तेज़ स्पीड से, क्योंकि बुलेट का मास तो बहुत कम होता है तो स्पीड बहुत तेज़ होती है इसकी। ये क्या हुआ, ये इसका एक्शन हुआ। जो गन आपने चलाई तो जो एक्शन हुआ उसकी वजह से क्या हुआ, बुलेट बाहर आ जाती है। लेकिन जब ये बुलेट बाहर आती है तो ये भी क्या करती है, एक फोर्स लगाती है गन पे पीछे से, और उसकी वजह से क्या होता है, गन जैसे आपने यहाँ से पकड़ रखी है गन, तो ये पीछे आपका शोल्डर पर हिट, थोड़ा सा मूवमेंट होता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं रिकॉइलिंग ऑफ अ गन। एक जर्क आता है, जैसे आपने गन चलाई, आप इमेजिन करो आप गन चला रहे हो तो एक हल्का सा जर्क आएगा। आप यदि ऐसी एक्टिंग करते हुए भी गन चलाओगे तो आपको लगेगा एक हल्का सा जर्क आ रहा है। तो यहाँ तो क्या होता है, प्रॉपर फोर्स लगता है, एक्शन हो रहा है। एक्शन क्या हो रहा है, बुलेट पे फोर्स लग रहा है, बुलेट बाहर जा रही है, बहुत वेलोसिटी से बाहर जा रही है, लेकिन वो ऐसी बाहर नहीं जा रही है, वो एक फोर्स पीछे लगा कर जा रही है, जिसको हमने क्या कहा, रिएक्शन फोर्स का। और वो रिएक्शन फोर्स किस पे लगा, गन पे लगा। अब गन क्या है, बहुत हैवी है, तो गन हैवी है तो उतना तो गन तो पीछे उतना नहीं जाएगी जितना कि बुलेट जाएगी, ठीक है। तो बुलेट में क्या हुआ, जो एक्सिलरेशन हुआ वो बहुत ज़्यादा हुआ, ठीक है, लेकिन जो गन में एक्सिलरेशन हुआ वो कम हुआ इन कंपैरिजन ऑफ बुलेट, बहुत ही कम हुआ, क्योंकि आपको गन पीछे जाती हुई नहीं दिखती जाते, बस आपको क्या लगेगा, शोल्डर में हल्का सा जर्क आया। तो ये होता है आपका रिकॉइलिंग ऑफ अ गन। अब ये देखो कैसे होता है कि इसका एक्सिलरेशन इतना ज़्यादा हो गया, गन का कम हो गया। तो हमें पता है कि फोर्स जो होता है वो किसके इक्वल टू होता है, मास इनटू एक्सिलरेशन के, और एक्सिलरेशन किसके इक्वल टू होता है, फोर्स अपॉन मास के, ठीक है। तो अब जितना फोर्स लगा एक्सिलरेशन तो उतना होगा। गन ने फोर्स लगाया, इतना फोर्स लगाया कि बुलेट बहुत दूर जा करके लगी, तो यानी गन का फोर्स अच्छा खासा था। और यदि हम न्यूटन का थर्ड लॉ देखते हैं तो बुलेट ने भी तो गन पर उतना ही फोर्स लगाया हुआ जितना कि गन ने बुलेट पर लगाया। समझ में आ रही है बात, यदि गन ने बुलेट पे फोर्स लगाया
तो सपोज 10 न्यूटन का लगाया, तो बुलेट ने भी तो गन पे 10 न्यूटन का ही फोर्स लगाया होगा, जो कि हम जानते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से मैग्नीट्यूड सेम होगा फोर्स का। लेकिन यहाँ पर क्या है, बुलेट तो बहुत दूर तक गई, गन तो बहुत हल्का सा हिली, बस एक तरह से पीछे को हल्का सा जर्क लगा पीछे। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एक्सेलरेशन दूसरी किस क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, दैट इज़ मास, मास पर डिपेंड करता है। तो बुलेट का मास तो बहुत कम है, जो बुलेट है उसका मास क्या है, बहुत ही कम है इन कंपैरिजन ऑफ गन। गन का हम देखें तो मास बहुत ही ज़्यादा है, तो गन का मास बहुत ज़्यादा है, बुलेट का मास बहुत कम है। तो गन बहुत हल्का सा ही पीछे जाएगी, जबकि बुलेट बहुत आगे जाएगी। मीन्स एक्सेलरेशन किस में ज़्यादा होगा, जो एक्सेलरेशन ऑफ बुलेट होगा वो बहुत ज़्यादा होगा देन दैट ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ गन। ए बी मीन्स बुलेट का एक्सेलरेशन, ए जी मीन्स गन का एक्सेलरेशन। तो इसलिए क्या होता है, हमें कई बार दिखता है कि हाँ बुलेट तो बहुत दूर गई और गन तो बहुत हल्का सा हिली, और हम कहते हैं कि फोर्सेस इक्वल होते हैं, तो उस हिसाब से तो दोनों को उतना ही दूर जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं होता है, ये भी आपको समझना जरूरी है, क्योंकि मास पर भी डिपेंड करता है जो फोर्स है, जो एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन यदि फोर्स पर डिपेंड करता है तो साथ ही मास पर डिपेंड करता है। मास पर कैसे डिपेंड करता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी मास कम है तो एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, मास ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन कम होगा। तो बुलेट का मास कम है तो बहुत दूर तक गई, उसमें एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा हुआ। गन का मास बहुत ही ज़्यादा है इन कंपैरिजन ऑफ बुलेट, तो इसमें बहुत ही हल्का सा एक्सेलरेशन दिखेगा, बहुत हल्का सा बैकवर्ड जाएगी। तो जो बुलेट आगे गई वो तो क्या हुआ, एक्शन हुआ, ठीक है, ये एक्शन हुआ आगे जाना, और जो गन का पीछे आना था ये क्या हुआ, आपका रिएक्शन हुआ, ये आपका एक्शन हुआ। आगे समझ में? तो ये रिकॉइलिंग ऑफ गन ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसका भी आपको क्लियर समझ में आना चाहिए। आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है, गुड। तो ये सारे एग्जाम्पल्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है कि दो डिफरेंट बॉडीज़ डिफरेंट डायरेक्शंस में फोर्स लगाती हैं, जो इक्वल होता है और अपोजिट होता है मैग्नीट्यूड में। एक चीज़ तो आपको ही समझ में आ गई, ठीक है। यहाँ पर दो डिफरेंट चीज़ें क्या है, देखो, एक हो गई बुलेट, एक हो गई गन। इसी तरह से जब आप वॉक करते हैं तो वॉक करने में क्या होता है, दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, एक होते हैं आप खुद, ठीक है, सपोज एक मैन हो गया और एक हो गया ग्राउंड, राइट। इसी तरह से हमने देखा था, एक एग्जाम्पल हमने देखा कि जो बोट पर एक पर्सन है वो जंप कर रहा है, तो वहाँ भी दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स क्या हो गए, एक पर्सन हो गया और एक बोट हो गया। बोट ने क्या किया था, पर्सन ने एक्शन किया था, बोट को पुश किया था बैकवर्ड, और बोट ने रिएक्शन किया था। इसी तरह से जब मैन ग्राउंड पर चल रहा है तो मैन ने क्या किया था, एक्शन किया था, और ग्राउंड ने क्या किया था, रिएक्शन किया था। तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कहाँ पर क्या एक्शन है क्या रिएक्शन है। जैसे रॉकेट से जो गैसेस बाहर आ रही हैं, जो आपका रॉकेट है उससे जो हमने देखा जो गैसेस बाहर आ रही हैं, तो गैसेस जो बाहर आ रही हैं वो क्या था, एक्शन था, और जो गैसेस ने ऊपर रॉकेट को पुश किया वो क्या था, रिएक्शन था। तो जो रिएक्शन फोर्स है और एक्शन फोर्स है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो फोर्स ऑफ एक्शन है वो इक्वल होगा किसके, फोर्स ऑफ रिएक्शन के, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, बट अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो यानी कि माइनस का साइन भी आएगा। तो यहाँ पर जो एफ ए मैंने लिखा है ये है फोर्स ऑफ एक्शन, एफ आर मतलब फोर्स ऑफ रिएक्शन, लेकिन फोर्स ऑफ एक्शन इक्वल है मैग्नीट्यूड में फोर्स ऑफ रिएक्शन के, बट अपोजिट है डायरेक्शन में, इसलिए यहाँ पर माइनस का साइन आ जाता है। क्लियर हुआ, समझ में आया? तो ये सारे एग्जाम्पल्स के साथ आपको ये डेफिनीशन इसकी लर्न होनी चाहिए, लॉ याद रहना चाहिए, क्योंकि देखो जो आपका कॉन्सेप्ट जब क्लियर रहेगा तो आप कोई भी आंसर कर सकते हो। एमसीक्यूज़ में आपके बहुत इजीली ये आंसर आप कर पाओगे यदि आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखोगे और बहुत अच्छे से आप इसको समझने की कोशिश करना कि कौन सा एक्शन फोर्स है, कौन सा रिएक्शन फोर्स है, और किस चीज़ पर एक्सेलरेशन डिपेंड कर रहा है। ये सब समझ लोगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।